आपको याद है पहलगाम अटैक से ठीक पहले पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर का एक जिहादी भाषण आया था, जिसमें वो टू नेशन थ्योरी की बात कर रहा था, हिंदू मुसलमान कर रहा था, कुरान की आयतें पढ़ रहा था, कश्मीर को अपनी शाहरग यानी कि जुगलर वेन बता रहा था। मुनीर के इसी भाषण के सिर्फ 6 दिनों के भीतर पहलगाम में हिंदुओं पर हमला हुआ। लेकिन आज हम पहलगाम की नहीं बल्कि बलूचिस्तान की बात करेंगे, क्योंकि अपने इसी जिहादी भाषण में आसिम मुनीर ने बलूचिस्तान को लेकर बहुत सी धमकियां दी थी। बहाना तो उसने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का बनाया था, लेकिन वो सीधी धमकी बलूचों को दे रहा था। और अब बलूचिस्तान में आसिम मुनीर की धमकी ने काम करना शुरू कर दिया है। बलूचिस्तान में मुनीर के बुज़दिल फौजियों ने अब क्या किया है, यह हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप जरा इन तस्वीरों को देखिए। यह तस्वीरें आज पूरी दुनिया में वायरल है। यह बलूचिस्तान की एक 14 साल की बच्ची है जिसका नाम है जोया। वो अपने भाई की कब्र के पास बैठे हुए हैं और बुरी तरह से रो रहे हैं, क्योंकि मुनीर के फौजियों ने उसके भाई को पहले अगवा किया और फिर गोलियों से भून दिया, मार दिया। आप इस लड़की और इसके परिवार की कहानी सुनेंगे तो आप भी रोएंगे। बस जरा ये सोचकर देखिए कि इस वक्त बलूचिस्तान के लोग कैसे रह रहे होंगे, किन हालातों में वो जी रहे होंगे। ज़ीशान पिछले 10 सालों से अपने उस पिता को खोज रहा था जिसे पाकिस्तान के फौज ने जबरन अगवा किया। बलूचिस्तान में तो यही होता है, वहां पर कोई भी घर ऐसा नहीं है जहां के मर्दों को फौज में जबरन अगवा ना किया हो। अगवा होने के बाद इनका क्या होता है? क्या इन्हें मार देते हैं या किसी जेल में रखते हैं? क्या करते हैं कुछ पता नहीं। ज़ीशान के पिता के साथ भी यही हुआ था। उस वक्त ज़ीशान सिर्फ 11 साल का था। साल 2015 में पाकिस्तानी फौज की फ्रंटियर कोर ने ज़ीशान के पिता जहीर अहमद को जबरन अगवा कर लिया था। ज़ीशान की उम्र तब 11 साल थी और उसकी बहन सिर्फ 40 दिन की थी। ज़ीशान तब से लगातार अपने पिता को खोज रहा था। वो बलूचिस्तान में लापता हुए लोगों के लिए सिर्फ लगातार प्रदर्शन कर रहा था, और इसलिए कि वो पाकिस्तानी फौज के उसके बाद निशाने पर आ गया। 29 जून को ज़ीशान बलूचिस्तान के पांगजुर में एक फुटबॉल मैच भी खेल रहा था, और ये उसी फुटबॉल मैच की तस्वीरें भी हैं। ज़ीशान एक अच्छा फुटबॉल प्लेयर था। 29 जून को ज़ीशान फुटबॉल खेलकर घर लौट रहा था। जैसे ही वो फुटबॉल खेलकर वापस लौटा, तुरंत पाकिस्तानी फौज से दस्ते की 2 गाड़ियां आई और ज़ीशान को अगवा करके अपने साथ ले गए। तुरंत उसके बाद हंगामा मच गया। ज़ीशान के घर वालों की तरफ से 29 जून की रात को ही धरना शुरू कर दिया गया। देखिए उसकी बहनें और बाकी लोग धरने पर कैसे बैठे हुए थे। बलूचिस्तान में ऐसे धरने बड़े आम हैं, अक्सर होते रहते हैं। तो 29 जून को ही ज़ीशान के घर वालों ने भी धरना शुरू कर दिया, लेकिन ज़ीशान का कुछ भी पता ही नहीं चला। और फिर अगले दिन ज़ीशान की गोलियों से छलनी लाश पांगजुर के इलाके में मिली। उसके छाती में 6 गोलियां मारी गई थी। शरीर को चाकुओं से गोदा गया था। बड़ी बेरहमी से ज़ीशान को मार दिया गया था, कत्ल किया गया था। इसके बाद तो पूरे बलूचिस्तान में हंगामा मचा हुआ है। फिर से ये सवाल उठ रहे हैं कि पाकिस्तान की आर्मी कब तक बलूचों को अगवा करके ऐसे मारती रहेगी? ऐसी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग आखिर पाकिस्तान में कब तक होंगी? बलूचिस्तान में तो ऐसा लगता है कि जैसे जंगल का कानून नाफिज है, वहां कोई कानून है ही नहीं। इसीलिए तो इंसानों की लाश को गोलियों से छलनी करके चाकुओं से गोद कर फेंक दिया जाता है। बलूचिस्तान में लोगों को अगवा करके उन्हें गायब कर देना या मार देना, ये सब पाकिस्तानी आर्मी पिछले कई वर्षों से कर रही है। बलूचिस्तान में जबरन अगवा लोगों पर बने कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि 2016 से 2024 के 9 वर्षों में 10,500 केस सामने आए हैं, जिनमें लोगों को जबरन अगवा किया गया और फिर वो लापता हो गए। यहाँ तो पाकिस्तान की आर्मी लगातार ये जुल्मो सितम करती ही रहती है, लेकिन इन दिनों पाकिस्तान आर्मी की इंटेंसिटी यहाँ ज्यादा बढ़ गई है, और उसकी वजह है आसिम मुनीर की बलूचिस्तान से पर्सनल दुश्मनी। आपको याद होगा कि मार्च में बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने अगवा कर लिया था और पाकिस्तान के बहुत से सैनिकों को मार दिया था। इसी के बाद पाकिस्तान की फौज ने बलूचियों के खिलाफ अपना ऑपरेशन तेज कर दिया है। और वैसे भी पाकिस्तान के जिहादी आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने बलूचिस्तान के लोगों को खुली धमकी दी थी। उसी के बाद से वहां और ज्यादा जुल्मो सितम बढ़ा है। पाकिस्तानी सेना ने से पिछले 2 दिनों में बलूचिस्तान के कई जिलों से 6 लोगों को जबरन गायब किया है, जिस पर अब पाकिस्तान के कई मानवाधिकार संगठन भी सवाल उठा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इन 2 दिनों में लोगों को जबरन गायब किए जाने की घटनाएं बढ़ गई हैं, और ये
22 साल का दौलत बलोच है, जो कि एक स्टूडेंट है, छात्र है, लेकिन पाकिस्तान की फौज ने उसे गोली मार दिया। उसे तब मारा गया जब वो अपनी मां के साथ गया हुआ था। एक सफेद रंग की टोयोटा कोरोला गाड़ी ने उसका मार्केट तक पीछा किया और बिना किसी चेतावनी के दौलत पर उसके परिवार के सामने ही गोलियां चला दी गई और उसकी मौत हो गई। इसी तरह से 29 जून को कदीर बख्श को पहले किडनैप किया गया, फिर उन्हें कुछ ही घंटों में मार दिया गया। उनकी हत्या बलूचिस्तान के माशके में हुई। 29 जून की रात को पाकिस्तानी फौजियों ने गांव में रेड की और कदीर बख्श को उनके बेटे अर्जी को किडनैप करके वो ले गए। किडनैपिंग के कुछ ही घंटों के बाद उनकी गोलियों से छलनी लाश बरामद हुई, जिसे देखकर पता चलता है कि उनके साथ टॉर्चर हुआ है, उनके साथ बेरहमी हुई। 29 जून को ही बलूचिस्तान के माशके से मसूद बलोच भी जबरदस्ती अगवा किए गए और पाकिस्तानी आर्मी ने फिर उन्हें मार दिया। लगभग 20 दिन पहले उसे किडनैप किया गया था। 29 जून को उसकी डेड बॉडी मिली और ऐसे एक नहीं सैकड़ों हजारों केसेस हैं। और अब तो पाकिस्तान के मानवाधिकार संगठनों ने सीधे पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। आसिम मुनीर को सीधे यहां चुनौती दी जा रही है। हमारी अगली खबर भी पाकिस्तान से जुड़ी हुई है, लेकिन सार यह है कि पाकिस्तान को लेकर हमारी पॉलिसी ठीक क्यों नहीं हो पा रही है। क्या जब पहलगाम अटैक हुआ तो भारत ने पहले पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बैन लगाया, अब कल खबर आई कि बैन हट गया, और अब जब फिर से विवाद बढ़ा तो फिर से इन सोशल मीडिया अकाउंट्स को फिर से बैन कर दिया गया है। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण खबर आज ये आई कि अगले महीने भारत में होने वाले हॉकी एशिया कप के लिए पाकिस्तान की टीम को रोका नहीं जाएगा। हॉकी का एशिया कप बिहार के राजगीर में 27 अगस्त से 7 सितंबर तक चलेगा। खेल मंत्रालय के सूत्र बता रहे हैं कि पाकिस्तान की हॉकी टीम को गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और खेल मंत्रालय की तरफ से क्लियरेंस दे दिया गया है, यानी कि अब पाकिस्तानी खिलाड़ी भारत में आकर हॉकी खेल सकते हैं। वैसे आपको ये बता दें कि जूनियर हॉकी का वर्ल्ड कप इसी साल दिसंबर में भारत में होने वाला है और भारत पाकिस्तान दोनों एक ही ग्रुप में है, यानी कि दोनों आपस में खेलेंगे। तो फिर सवाल यह है कि अगर हॉकी के खिलाड़ियों को हरी झंडी है तो फिर क्रिकेट से क्या दिक्कत है। तो क्या यह मान लिया जाए कि भारत ने पाकिस्तान के साथ अपने संबंध फिर से ठीक करने की कोशिश शुरू कर दी है। 22 अप्रैल को पहलगाम के अटैक के बाद जिस तरह का तूफान देश भर में उठा और पाकिस्तान विरोध की बातें शुरू हुई, तो सरकार ने एक एक करके कई कदम उठाए और उनमें से एक ये भी था कि पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज के सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद करना, उन पर बैन लगाना। लेकिन अब धीरे धीरे करके बैन हट रहा है। हालांकि खबर यह फिर से आई कि बैन लगा दिया गया है और अब पाकिस्तान की हॉकी की टीम फिर से भारत आ रही है। तो फिर सवाल उठता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में अब क्रिकेट मैच भी होंगे। हालांकि भारत पाकिस्तान के बीच में द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेलता है, लेकिन आईसीसी के इवेंट्स में भारत को पाकिस्तान के साथ खेलने से कोई भी परहेज नहीं रहा है। लेकिन यह भी माना जा रहा था कि शायद पहलगाम अटैक के बाद भारत सरकार ने जिस तरह का रिएक्शन दिया है, रिएक्ट किया है, तो यह हो सकता है कि आने वाले समय में भारत पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह की क्रिकेट खेले ही ना। हालांकि आज इस फैसले को देखकर लगता है कि भारत अब पाकिस्तान के साथ क्रिकेट भी खेल सकता है, ये खेल हो सकता है। और आने वाले वक्त में 2 बड़े इवेंट भी होने वाले हैं जिसमें भारत पाकिस्तान आमने सामने हो सकते हैं। पहला है साल 2025 का एशिया कप, जो इसी साल सितंबर में यूएई में हो सकता है। दूसरा है T20 वर्ल्ड कप, जो कि फरवरी 2026 में प्रस्तावित है। तो क्या इन दोनों ही इवेंट्स में, टूर्नामेंट्स में भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी? वैसे शायद आप में से बहुत से लोगों को यह पता नहीं होगा कि जब पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया जा रहा था तो खेल के मैदानों में भारत और पाकिस्तान आपस में भी खेल रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच ओमान में हैंडबॉल का मैच हुआ था। मलेशिया में जून 2025 में एशियन डबल्स स्क्वॉश चैंपियनशिप में दोनों आपस में भिड़ रहे थे। और कजाकिस्तान में 28 मई को भारत और पाकिस्तान की टीमें जूनियर डेविस कप में टकरा भी चुकी हैं। अब जब भारत पाकिस्तान के साथ हैंडबॉल खेल सकता है, हॉकी खेल सकता है, स्क्वॉश खेल सकता है, टेनिस भी खेल सकता है, तो फिर यह मान लिया जाए कि आगे भविष्य में दोनों देश क्रिकेट भी खेल सकते हैं। समस्या यह नहीं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट क्यों नहीं हो सकता। समस्या यह है कि पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज धर्मांध हैं। समस्या है कि पाकिस्तान के क्रिकेटर्स मैच को भी जिहाद की तरह खेलते हैं। और यह हम नहीं कह रहे हैं, पाकिस्तान के कई पूर्व क्रिकेटर्स खुद ही बोल चुके हैं। सोचें, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के अंदर भारत को लेकर किस तरह की नफरत है।
वही तस्वीरें बता रहे हैं। ये पाकिस्तान का मशहूर क्रिकेटर शाहिद अफरीदी, जिसने भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब पाकिस्तान ने हमला किया और उस हमले के बाद जब सीज फायर हुआ तो पाकिस्तानी आर्मी ने अपनी जीत का फर्जी दावा किया और इसलिए शाहिद अफरीदी ने अपनी सेना के साथ पाकिस्तान की सड़कों पर यह रैली निकाली थी। और ऐसे में यह खबर आई कि शाहिद अफरीदी का यूट्यूब अकाउंट फिर से खोल दिया गया है। इस पर खूब हंगामा हुआ तो सरकार की तरफ से कहा गया कि कोई टेक्निकल ग्लिच था, तकनीकी खराबी थी, जिसकी वजह से बैन हटने का फैसला हुआ है। लेकिन अब फिर से लगा दिया गया है और फिर से शाहिद अफरीदी का यूट्यूब अकाउंट भारत में नहीं खुल रहा है। इसी तरह शोएब अख्तर का यूट्यूब अकाउंट भी कल खोल दिया गया था। शोएब अख्तर तो अपने यूट्यूब पर खास तौर पर भारत के दर्शकों के लिए कंटेंट बनाते हैं और भारत के खिलाड़ियों की वो जमकर तारीफ भी करते हैं, खूब तारीफ करते हैं। लेकिन कल इस अकाउंट को पहले खोला गया, हंगामा हुआ तो आज फिर से इस अकाउंट को बंद कर दिया गया। और ऐसे ही दो एक्टर्स भी हैं, मावरा हुसैन और सबा कमर। इनका इंस्टा अकाउंट भारत में फिर से एक्टिव हो गया था, लेकिन अब फिर से इनका अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया है और भारत में नजर नहीं आ रहा है। हालांकि इस पूरे विवाद में भारत में सबसे ज्यादा विवाद जिस एक्ट्रेस पर हुआ, उन हानिया आमिर का इंस्टाग्राम अकाउंट भारत में अभी रिस्ट्रिक्ट है, बंद है। अकाउंट खोलने पर आ रहा है कि अकाउंट भारत में मौजूद नहीं है। हानिया के अलावा फवाद खान, माहिरा खान, अली जफर और आतिफ असलम जैसे सिंगर भी, उनका अकाउंट भारत में नहीं दिख रहा है, नहीं खुल रहा है। पहलगाम अटैक के बाद गृह मंत्रालय की सिफारिश पर भारत सरकार ने 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स पर बैन लगा दिया था। इन चैनलों पर भारत, भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसी के खिलाफ भड़काऊ, सांप्रदायिक और भ्रामक खबरें फैलाने के आरोप थे। अब बात पाकिस्तान के उस डर की जो उसे भारत के ऑपरेशन सिंदूर से मिला हुआ है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर में हुए नुकसान से पाकिस्तान बहुत ज्यादा डरा हुआ है। पाकिस्तान को लगातार डर लग रहा है कि अगर भारत ने फिर से हमला किया तो कहीं वैसा ही हमला ना हो जैसा कि इस बार हुआ। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से बोल गया है। पाकिस्तान ने इस बार खूब चीनी मिसाइलों का इस्तेमाल किया था, लेकिन चीन के ये सारे सिस्टम फेल हो गए थे। लेकिन अब खबर है कि पाकिस्तान ने चीन का साथ छोड़ने का फैसला कर लिया है। पाकिस्तानी एयरफोर्स चीफ जहीर अहमद बाबर सिद्धू इस समय अमेरिका के दौरे पर है। यह दौरा 10 साल में पहली बार हो रहा है। यह कहा जा रहा है कि इस दौरे का मकसद अमेरिका से सैन्य रिश्ते मजबूत बनाना है। सिद्धू ने अमेरिका के टॉप डिफेंस अधिकारियों के साथ मुलाकात की। यूएस एयरफोर्स चीफ जनरल डेविड ऑल्वेन और डिप्टी अंडर सेक्रेटरी केली सॉयबोल्ट से मुलाकात की और बातचीत की। लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान की नजर अब अमेरिकी हथियारों पर है। 10 सालों में पहली बार पाकिस्तान का आर्मी चीफ ऐसे ही अमेरिका के दौरे पर नहीं गया। सूत्र बता रहे हैं कि पाकिस्तान की नजर F-16 ब्लॉक 70 फाइटर जेट और नए एयर डिफेंस सिस्टम पर है। क्या आसिम मुनीर भी इसी डीलिंग के लिए अमेरिका गया था? आसिम मुनीर ने तो ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में बाकायदा लंच भी किया था और फिर पाकिस्तान आने के बाद ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट भी किया था। तो क्या यह माना जाए कि आसिम मुनीर भी इसीलिए अमेरिका गया था ताकि पाकिस्तान को मेड इन यूएस हथियार मिल सके? और सबसे बड़ी बात यह कि क्या पाकिस्तान का अब चीन से विश्वास उठ गया है? क्योंकि पाकिस्तान चीन के हथियारों का नंबर 1 खरीदार था, लेकिन अब भारत से मिली हार के बाद वो चीन के हथियारों से कतराने लगा है, झिझकने लगा है। यूपी के मुजफ्फरनगर की जिस कथित घटना को लेकर समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने कावड़ नेम प्लेट फरमान की तुलना पहलगाम के आतंकी हमले से कर दी थी, अब उसमें नया मोड़ आ गया है। मुजफ्फरनगर के जिस पंडित जी ढाबे में जबरन पहचान पता करने का आरोप लगा, गोपाल नाम के जिस ढाबा कर्मचारी के साथ बदसलूकी किए जाने का आरोप लगा, उसी व्यक्ति ने कबूला है कि उसका असली नाम गोपाल नहीं है, बल्कि उसका असली नाम तजम्मुल है। तजम्मुल नाम से उसका असली आधार कार्ड सामने आ चुका है। सवाल उठता है कि क्या धार्मिक पहचान छिपाना धोखाधड़ी नहीं है? सवाल यह भी उठता है कि क्या कावड़ यात्रा के दौरान ऐसी चीजों से आस्था पर चोट नहीं पहुंचती? क्या इसीलिए कावड़ रूट पर दुकानदारों का नेम प्लेट जरूरी किए जाने का फरमान सही नहीं? क्या विपक्ष के कुछ नेताओं ने बिना पूरा सच जाने कावड़ में पहलगाम की बात कर जाने अनजाने सनातन को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश नहीं की? सुनिए तजम्मुल की असली पहचान सामने आने के बाद उसका यह बयान। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम देखो गोपाल नाम रखा था, जबरदस्ती चूड़ा पहनागा। किसने रखवा था गोपाल नाम तुम्हारा?
मालिक ना कौन होटल मालिक ने? मालिक क्या ना नाम है उसका? सनम्बर। सनोवर ने। क्या नाम है तुम्हारा असली नाम क्या अब है? असली नाम है मेरा तजम्मुल जी। तजम्मुल। हाँ झूठ नहीं बोलना था। कौन सा गांव आपका? बैजोड़ी जहाँ बैठा। बजेड़ी के। तो उस दिन आपने क्यों बताया था गोपाल? नहीं देखो उन्हें ना होटल वालों ने मेरा नाम रखो, क्या नाम मुझे गलत बताओ। अच्छा, तो मैं होटल वालों ने कहा था कि मेरा नाम रखो। अब जी पंडित जी का लौंडा आयो अच्छा, ये कहा था होटल वालों नू ने। के आता जो और जो क्या पढ़ा था आपको हाथ में? अब चूड़ा पिना था। अच्छा, चूड़ा पढ़ा था। मुजफ्फरनगर में गोपाल ही तजम्मुल निकला। हालांकि तजम्मुल अभी भी इस बात पर कायम है कि उसकी पैंट उतरवाई गई। इस बीच विवादों में आए पंडित जी ढाबे को लेकर भी खुलासा हुआ है। पंडित जी ढाबा दीक्षा शर्मा और उनके बिजनेस पार्टनर सनोवर खान, आदिल खान और जुबैर खान के नाम का है। इन लोगों का है। कुछ दिनों पहले तक इस ढाबे का मैनेजर धर्मेंद्र नाम का व्यक्ति था, लेकिन यहां के 80% स्टाफ मुस्लिम थे। आरोपों के मुताबिक धर्मेंद्र ने ही यह जानकारी यशवीर महाराज के नाम यानी कि उनके हिंदूवादी नेता के सामने उजागर की थी और इसी के बाद यशवीर महाराज के लोग ढाबे पर पहुंचे थे और पहचान छिपाने का मामला फिर पुलिस तक पहुंचा था। इस पूरे घटनाक्रम के बाद ढाबा मालिकों पर पूर्व मैनेजर धर्मेंद्र की पिटाई का आरोप लगा है। पिटाई को लेकर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। सुनिए धर्मेंद्र का बयान। मगर जी इस होटल का मालिक सनोवर है। फिर मेरे से पूछा जी कि यहाँ स्टाफ कितने हैं। मगर जी यहाँ से जो है लगभग 80% मोमडन स्टाफ है जी। बोले क्या कहते हैं कस्टमरों को। मगर जी यही कहें कि भाई ठाकुरों का और ब्राह्मणों का होटल है, ये कहे हैं। फिर ये है जी कल दरोगा जी आए बागोवाली चौकी के, उनके साथ में 3-4 सिपाही भी थे जी। वे आए आगे बोले भाई ये मैनेजर कौन है। मगर साहब मैं हूँ जी। बोला क्या हुआ कल यहाँ। मगर जी स्वामी जी आए थे, मैं कह गए कि भाई ये बोर्ड वोर्ड बदल लियो और ये बात थी ये। बोला यहाँ से पैंट उतारी किसी की और फलाना रिगड़ा। मगर साहब मैं 24 घंटे यहीं से रहूँ, मैं एक पल के लिए भी इधर से उधर नहीं हुआ, यहाँ से ऐसी कोई हरकत नहीं हुई जी बिल्कुल भी। गोपाल के जिक्र रहा। मगर जी गोपाल जी के पैंट उतारने के बारे में बता रहे, उसका नाम गोपाल है। तो बोले ये गोपाल कहाँ का है। मगर जी मुझे इसके बारे में पता है कि ये बजेड़ी का है। तभी दरोगा जी ने अपने सिस्टम पे कुछ चेक करा और जो है जी उसके बारे में पता काटा तो वो बजेड़ी का गाड़ा था। अब्दुल ना उसका नाम है और उसके पिताजी का नाम समद है। मुजफ्फरनगर के इस मामले से कावड़ वाली सियासत का हंगामा बढ़ा। इस बीच सुर्खियों में आए यशवीर महाराज का आरोप है कि यह सब कुछ एक स्थानीय पत्रकार की साजिश की वजह से हुआ था। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। न तो किसी की पिटाई हुई और न वहां पर किसी की पैंट उतारी गई और न वहां पर कोई गोपाल नाम का था। जब वहां पर सनातन धर्म के लोगों को ये पता लगा, किसी ने बताया कि अंदर मांस है, तो वो उस एक कार्यकर्ता को जो अपने को गोपाल बता रहा है उसको कहा भाई मांस बता कहाँ रखा है। तो वे अंदर देखने के लिए जाने लगे तो अंदर उसने जाने नहीं दिया। जब जाने नहीं दिया तो वे अपना अंदर नहीं गए, बाहर के बाहर रह गए और ये सारे चित्र कैमरे में बंद है। मुजफ्फरनगर मामले की वजह से तेज हुई कावड़ पॉलिटिक्स के बीच ही आज यूपी के संभल प्रशासन का मुहर्रम को लेकर ब्लूप्रिंट सामने आया है। संभल प्रशासन ने साफ कहा है कि वहां 342 ताजिए ही निकाले जाएंगे। किसी भी ताजिया की ऊंचाई 12 फीट से ज्यादा नहीं होगी। आपको बता दूं कि पहले 40 से 50 फीट तक ऊंची ताजिया निकाला जाना सामान्य बात थी। संभल प्रशासन ने यह भी साफ कहा है कि मुहर्रम के दौरान भड़काऊ नारे और ड्रम बजाने की इजाजत नहीं मिलेगी। साथ ही साफ कर दिया गया है कि कोई नाबालिग ताजिया लेकर नहीं निकलेगा। संभल में विवादित शाही जामा मस्जिद में कोर्ट के आदेश से नवंबर 2024 में सर्वे के दौरान हुई हिंसा के बाद से यह क्षेत्र काफी संवेदनशील है। हालांकि उस घटना के बाद से संभल प्रशासन किसी भी संवेदनशील मौके को लेकर बेहद सतर्क रहा है। अब की बार भी मुहर्रम पर शांति नहीं बिगड़ने देने के इंतजामों के तहत संभल को सेक्टर, जोन और सुपर जोन में बांटा गया है। हर एक ताजिया के साथ पुलिस के नोडल अफसर और मजिस्ट्रेट तैनात रहेंगे। जुलूस मार्ग पर सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी की जाएगी। संभल प्रशासन ने 900 लोगों को शांति भंग की आशंका में बीएनएस के सेक्शन 168 के तहत नोटिस भी जारी किया है। परंपरागत जुलूस के अतिरिक्त और परंपरागत ताजियों के अतिरिक्त कोई भी जुलूस और ताजिया नहीं निकाला जाएगा, नहीं बनाया जाएगा और नहीं दफनाया जाएगा।
और इसके साथ साथ जो निर्धारित ऊंचाई है जिससे कोई पेड़ की टहनी न काटनी पड़े, किसी घर का छज्जा न तोड़ना पड़े, और इसके साथ साथ कहीं पर भी तारों को नहीं हटाना पड़े, इसको सुनिश्चित किया जाएगा। गत वर्ष सब लोगों ने इस बात को माना था और हमारे यहाँ मुहर्रम बहुत अच्छे से मनाया गया और कावड़ यात्रा भी बहुत शांति से संपन्न हुई। मुहर्रम हो या कावड़ हो, किसी की आस्था पर चोट ना पहुंचे और शांति बनी रहे, यह जिम्मेदारी प्रशासन की है, यह जिम्मेदारी सरकार की है। लेकिन असली समस्या तब आती है जब राजनीति इसमें अपने मतलब साधने लगती है। ये राजनीति अभी चलेगी, ऐसे संकेत सामने आ गए हैं। बीजेपी के लोग अगर धार्मिक और सनातनी होते, सनातनी कभी अन्याय नहीं कर सकता, सनातनी कभी अधर्मी नहीं हो सकता, सनातनी किसी के फेक हत्या नहीं कर सकता। और अगर वाकई धर्म के प्रति इन्हें लगाव होता तो एक व्यवस्था बहुत अच्छी करते, जिससे कावड़ के लोग सुविधा के साथ और बड़ी सुरक्षित तरीके से, और जो धर्म की चीजें पालन करते हुए जाना पड़ता है वो पालन करके जाते। पूरी सुरक्षा व्यवस्था मिले, व्यवस्थित ढंग से उनका जो त्योहार है संपन्न हो, हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। हाँ, यदि हमने डीजे पर लंबाई पर प्रतिबंध लगाया है जिससे उनको समाज में कोई ऐसा संदेश न जाए या सड़क मार्ग में कहीं पुल के नीचे न फंस जाए, उसकी ऊंचाई भी हमने तय की है। और दूसरी तरफ उनके बारे में भी हमने कुछ कहा है, लेकिन मैं विस्तृत विवरण नहीं कहना चाहता। सबके लिए कानून बराबर है और हम सबको साथ लेकर के चल रहे हैं। मुहर्रम के दौरान लोग जो है वो नगाड़ा बजाते हैं और बहुत छोटेपन से जो नगाड़ा बजाते हैं वो लोग उसका अभ्यास करते हैं, और वो तभी नगाड़ा बजा सकते हैं जब उन लोगों ने अभ्यास किया हो। और अगर उसमें कोई नाबालिग है, 16 साल का है, 17 साल का है, तो उसका अवतरण करने का काम क्यों कर रहे हैं? वो अपनी खुशी से अगर नगाड़ा बजा रहा है तो भाजपा सरकार को आपत्ति क्या है? कावड़ यात्रा को लेकर लगातार दूसरे साल विवाद होना दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जाएगा। कावड़ से करोड़ों हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है। मान्यता है कि सावन में भोलेनाथ पर जल चढ़ाने से सुख, शांति और समृद्धि आती है। भक्त पावन नदियों से जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। मान्यता है कि समुद्र मंथन का विष पीने वाले शिव को जल चढ़ाने से वो प्रसन्न होते हैं। सावन की शुरुआत से महाशिवरात्रि तक कावड़ यात्रा चलती है। आज हम भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल की बात करेंगे, जिन्होंने आज अपने करियर का पहला दोहरा शतक लगाया है और इस डबल सेंचुरी से आज उन्होंने देश के कई युवाओं को बड़ी सीख दी है। पहली ये कि हार से हतोत्साहित नहीं होना है, फिर चाहे आपकी हार देखकर लोग आपकी आलोचना ही क्यों ना कर रहे हो। दूसरी सीख वो ये है कि नए दिन की शुरुआत नई ऊर्जा के साथ करनी है और आपको हमेशा डटे रहना है। शुभमन गिल ने आज अपने फैंस को ही नहीं बल्कि देश के हर एक युवा को सिखाया है कि छोटी मोटी परेशानी और आलोचनाओं से घबराना नहीं है, बल्कि अपने लक्ष्य की तरफ आपको नजर रखनी है, आगे बढ़ते चले जाना है और यही नहीं, अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा रखना है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में कप्तान शुभमन गिल ने कप्तानी पारी खेलकर 269 रन बनाए। कप्तान के तौर पर वो अपनी पहली टेस्ट सीरीज खेल रहे हैं। शुभमन गिल ने लगातार 2 टेस्ट मैचों में सेंचुरी जड़कर एक लीडर की तरह अपनी टीम का मनोबल बढ़ाया, फ्रंट से लीड किया है। दूसरे टेस्ट मैच में जब टीम इंडिया मुश्किल स्थिति में फंस गई तब उन्होंने कप्तानी पारी खेलते हुए दोहरा शतक लगाया और टीम को एक बड़े स्कोर तक पहुंचाया है। दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया पहली पारी में 587 रन बनाने में कामयाब हो गई और उसके पीछे की वजह शुभमन गिल रहे। इंग्लैंड के लीड्स में हुए पहले टेस्ट मैच में टीम इंडिया को 5 विकेट से हार मिली थी। इस मैच के बाद टीम इंडिया की परफॉर्मेंस पर सवाल उठ रहे थे। हालांकि टेस्ट मैच हमारे जो है इसमें 3 बैटर शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत ने शानदार शतक लगाए थे और बावजूद इसके टीम इंडिया जीत नहीं पाई थी। हार के बाद टीम इंडिया के खिलाड़ियों की फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग पर खूब चर्चा हुई और आलोचना की गई और शुभमन गिल की कप्तानी पर भी सवाल उठाए गए।
लेकिन सभी आलोचनाओं को दरकिनार करते हुए शुभमन गिल ने सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में अपने करियर की पहली डबल सेंचुरी लगाई। शुभमन गिल ने इस जज्बे से सिखाया कि हार के बाद निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि उससे सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। शुभमन गिल ने दूसरे टेस्ट के पहले ही दिन सेंचुरी लगा दी थी, लेकिन उस समय तक टीम इंडिया का स्कोर बहुत कम था। आज दूसरे दिन की शुरुआत से ही शुभमन गिल किसी नए बैटर की तरह जमकर खेले, कोई रिस्क नहीं लिया और एक छोर से लगातार वो टिके रहे और दोहरा शतक जमा दिया। दूसरे दिन की बैटिंग से शुभमन गिल ने सिखाया कि हर दिन नया है और हर नए दिन के साथ नई ऊर्जा और नए उत्साह के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना चाहिए। शुभमन गिल की इस पारी ने कई बड़े बड़े रिकॉर्ड्स भी ध्वस्त कर दिए। शुभमन गिल इंग्लैंड में दोहरा शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान बन गए। बतौर कप्तान इंग्लैंड में अभी तक का सबसे बड़ा स्कोर मोहम्मद अजहरुद्दीन के नाम था, जिन्होंने 1990 में मैनचेस्टर टेस्ट मैच में 179 रनों की पारी खेली थी। इसके अलावा शुभमन गिल ने शानदार खेल दिखाया। शुभमन गिल ने भारतीय बैटर के तौर पर इंग्लैंड में सबसे बड़ा स्कोर बना दिया है। अब उन्होंने लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सुनील गावस्कर ने साल 1979 में ओवल टेस्ट में 221 रनों की पारी खेली थी, लेकिन शुभमन गिल अब आगे निकल गए। कप्तान के तौर पर विदेशी धरती पर सबसे बड़ा स्कोर बनाने के मामले में शुभमन गिल ने विराट कोहली को भी पीछे छोड़ दिया है। विराट कोहली ने बतौर कप्तान साल 2016 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ 200 रनों की पारी खेली थी। शुभमन गिल ने सबसे कम उम्र में कप्तान के तौर पर दोहरा शतक लगाकर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सचिन तेंदुलकर ने 26 साल की उम्र में कप्तान के तौर पर न्यूजीलैंड के खिलाफ दोहरा शतक लगाया था, लेकिन शुभमन गिल ने उन्हें पीछे छोड़ते हुए 25 साल की उम्र में ही दोहरा शतक लगा दिया है। इस लिस्ट में पहले नंबर पर मंसूर अली खान पटौदी हैं, जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 1964 में 23 साल की उम्र में दोहरा शतक लगाया था। भारत के टेस्ट कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा डबल सेंचुरी विराट कोहली के नाम पर हैं, जिन्होंने 7 डबल सेंचुरी लगाए हैं। कप्तान के तौर पर दोहरा शतक लगाने वालों में विराट कोहली के अलावा मंसूर अली खान पटौदी, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, MS धोनी और अब शुभमन गिल शामिल हो गए। शुभमन गिल का यह दोहरा शतक इसलिए भी खास है कि इंग्लैंड में 23 साल के बाद किसी भारतीय बैटर ने दोहरा शतक लगाया। 23 साल बाद, 23 साल पहले साल 2002 में राहुल द्रविड़ ने यहां 217 रनों की पारी खेली थी। और इस वक्त हमारे साथ सीधे इंग्लैंड से ही बर्मिंघम से हमारे संवाददाता राहुल रावत जुड़ रहे हैं। राहुल, बहुत शानदार खेली है पहली पारी में टीम इंडिया, स्पेशली शुभमन गिल। पहला मैच आप हारे, आपकी शानदार बल्लेबाजी थी, गेंदबाजी और फील्डिंग कमजोर थी, लेकिन जो दूसरे टेस्ट मैच में उतरी है टीम इंडिया बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है और शुभमन गिल का अंदाज काबिले तारीफ है। बिल्कुल राजीव, और अच्छी बात क्या है कि जिस दिन टेस्ट मैच शुरू होने वाला था उससे एक दिन पहले शुभमन गिल आते हैं और बड़े सवाल थे, क्योंकि जैसे आपने कहा आपकी गेंदबाजी पे सवाल उठे, आपके जो कोलैप्सेस हुए हैं वहां पर पहले टेस्ट मैच में दोनों ही पारियों में, कि आपका जी पहली पारी में 7 विकेटें गिरती है 41 रन पे, अगली पारी में आप की 5 विकेटें 31 रन पे गिर जाती हैं, तो उन पे सवाल पूछे गए थे। शुभमन गिल ने एक बड़े कप्तान की तरह जवाब दिया। उन्होंने कहा मैं 147 पर खेल रहा था, वहां मेरी भी जिम्मेदारी बनती थी कि मैं ऋषभ पंत के साथ टिक कर उस पार्टनरशिप को थोड़ा और आगे ले जाता, तो हमारा स्कोर शायद से बेहतर हो पाता, हम वो कोलैप्स जो है उसको अवॉइड कर पाते। अब इस पारी में क्या हुआ है, ऋषभ पंत आउट हुए हैं, चौथी विकेट थी वो 208 रन पे, उसके ठीक 3 रन बाद 5वीं विकेट गिरती है 211 रन पे। अब आपके पास शुभमन गिल खुद खेल रहे हैं और उसके बाद रविंद्र जडेजा उनको ज्वाइन करते हैं और उसके बाद आपको पता है कि वॉशिंगटन सुंदर उनको लेकर आए हैं, और उसके बाद से देखिए वो 211 रन 5 विकेट के नुकसान पर, और आज इंडिया ऑल आउट हुआ है 587 रन पर। इसमें शुभमन गिल के 269 रन की बहुत 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 बड़ी वैल्यू है, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस आ जाती है। और साथ ही कहीं ना कहीं 587 रन जब आप देखते हैं और आपको ये भी पता है कि आपने 150 ओवर आपने इंग्लैंड को इस धूप इस गर्मी में फील्डिंग करवाई है, गेंदबाजी करवाई है, तो ये भी बताता है कि शुभमन गिल ने सिर्फ, और ये चांसलेस पारी थी, पूरी चांसलेस पारी थी, पूरा फुल कंट्रोल में थे। बहुत शानदार, बिल्कुल कंट्रोल था, टेक्निक दिखाई दे रही थी। लेकिन राहुल, आपसे जानना चाह रहा हूं कि पहली पारी में आपके पास रन ठीक ठाक थे, लेकिन इंग्लैंड का तरीका है बेसबॉल, वो बेसबॉल की तरह खेलते हैं, तेज और ताबड़तोड़ खेलते हैं,
तो किस नई स्ट्रैटेजी के साथ, इस बार तो आपके साथ बुमराह भी नहीं है, तो क्या नई स्ट्रैटेजी के साथ गेंदबाजी में उतरेगी टीम इंडिया? देखिए, आपने 2 स्पिनर्स खिलाए हैं और कहीं ना कहीं ये है कि जब आप रिस्क लेते हैं बल्लेबाज के तौर पे, जो बेसबॉल ब्रेंडन मैकलम और बेन स्टोक्स की जोड़ी है जो बेसबॉल लेकर आई है, ये थोड़ा रिस्क लेकर खेलते हैं। जब आपके पास स्पिनर्स होते हैं, स्पेशली आपके पास रविंद्र जडेजा, एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर जो लेफ्ट हैंडर के लिए बॉल अंदर लेकर आएंगे, और दूसरे हैं वॉशिंगटन सुंदर, ऊंचे कद के ऑफ स्पिनर हैं। ठीक है, सवाल ये उठाया जा सकता है कि यार इस मैच में आपको कुलदीप यादव को खिला सकते थे, वो आपके सबसे अच्छे स्पिनर है। बट इंडिया ने एटलीस्ट ये चीज करी है कि जो सिलेक्शन करे हैं वो उसका उनको जवाब और रिजल्ट अच्छा मिला है। 42 रन वॉशिंगटन सुंदर ने भी बनाए हैं, जडेजा ने 89 पर जडेजा आउट हुए हैं। अब बात आ जाती है गेंदबाजी की। अब इस पारी से शुभमन गिल की और इस स्कोर से 587 रन की एक चीज तय है, क्रिकेट खैर क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, बट एक चीज तय है राजीव की इस मैच में इंडिया ने कहीं ना कहीं एक रिजल्ट जो है उसको एलिमिनेट कर दिया है। यानी इस टेस्ट मैच में बहुत ही बड़ी अनहोनी होनी होगी अगर इंडिया इस टेस्ट मैच को हारेगा। ये तो अच्छी बात है कि राहुल रिजल्ट आएगा, लेकिन रोहित शर्मा नहीं थे, विराट कोहली नहीं थे, शुभमन गिल ने उनको मिस नहीं होने दिया, बिल्कुल वैसे ही विराट पारी खेली है। बिल्कुल, और चाहे जो मर्जी हो, आप दुनिया में कहीं भी देखिए, इससे पहले इंग्लैंड के इस दौरे से पहले, कप्तान बनने से पहले शुभमन गिल के लिए एक बात कही जाती थी कि यार 35 टेस्ट मैचेस, 32-35 टेस्ट मैचेस खेल लिया है, 34-35 की उनकी टेस्ट एवरेज है, फिर आपने कप्तान बना दिया है। अगर आप सेना कंट्रीज देखें, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे शुभमन गिल का एक भी 100 नहीं आया है, आप उनको कप्तान बनाते हैं। जहां पर कोई कहता है कि यार देखो आपके पास केएल राहुल का ऑप्शन था, ऋषभ पंत का ऑप्शन था, जसप्रीत बुमराह का ऑप्शन था, बट शुभमन गिल को कप्तान बनाया जाता है। पहली पारी एज कप्तान 147 रन, दूसरी पारी में आउट हो गए, तीसरी पारी यहाँ पर खेल रहे हैं 269 रन उन्होंने बना दिए, यानी 3 पारियों में 425 रन मायने रखता है राजीव। बहुत बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी आए हैं, उनके पूरे दौरे में नहीं होते हैं इतने रन। यहाँ शुभमन गिल 3 पारियों के बाद 425 रन पर बैठे हैं, और अगर ये चीज ऐसे ही जारी रही, मुझे नहीं पता कि रिजल्ट के तौर पर भी उनको कप्तान के तौर पर भी आंका जाएगा, बट जब आपके पास स्कोर होते हैं ना, कप्तानी भी कभी कभार अच्छी हो सकती है। क्यों? क्योंकि अब आपके पास लग्जरी होगी अटैक करने की। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राहुल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बहुत शानदार शुभमन गिल की ये पारी रही। और अब आपको भारतीयों के खान पान की बदलती आदतों के बारे में बताएंगे, जिसका खुलासा भारत सरकार की एक रिपोर्ट में हुआ है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत के लोगों की थाली में कैलोरी की मात्रा में कमी आई है। पिछले 14 सालों में भारतीयों के भोजन में अनाज की मात्रा घटी है, जबकि मांस, मछली और अंडे की मात्रा में वृद्धि हुई है। यह रिपोर्ट राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने जारी की है, जो बताती है कि भारतीय अब पहले की तुलना में कम कैलोरी का सेवन कर रहे हैं। यह गिरावट ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में देखी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति ने साल 2022-23 में हर दिन 2233 किलो कैलोरी का सेवन किया, जो कि साल 2023-24 में घटकर 2021 किलो कैलोरी रह गई। इसी तरह शहरी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति ने साल 2022-23 में हर दिन 2250 किलो कैलोरी का सेवन किया, जो कि साल 2023-24 में घटकर 2240 किलो कैलोरी रह गया। अगर इसकी तुलना हम साल 2009-10 से करें तो लोगों की कैलोरी इंटेक बढ़ा था, जो कि अब घटने लगा है। साल 2009-10 में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने 2147 किलो कैलोरी का सेवन किया था, जबकि शहरी क्षेत्रों में लोगों ने 2009-10 में 2123 किलो कैलोरी का सेवन किया था। इस रिपोर्ट के अनुसार अब लोग अनाज का सेवन कम कर रहे हैं, यानी एक व्यक्ति दिन भर में अपने भोजन में जितना प्रोटीन लेता है उसमें अनाज की हिस्सेदारी कम हुई है। बड़ी बात यह है कि अब गांव के लोग भी कम अनाज खा रहे हैं। साल 2009-10 में एक ग्रामीण भारतीय के कुल प्रोटीन में अनाज की हिस्सेदारी 60% से ज्यादा थी, जो 2023-24 में घटकर 45.9% रह गई है। लेकिन इसके साथ प्रोटीन इंटेक में मांस, मछली, अंडा की हिस्सेदारी बढ़ी है, जो 2009-10 में 5.9% से 2023-24 में 12.4% हो गई है। हालांकि दाल और मिल्क प्रोडक्ट की हिस्सेदारी लगभग उतनी ही है, लेकिन दूसरे प्रोटीन की पूर्ति करने वाले खाद्य पदार्थों की मात्रा बढ़ी है।
इसी तरह शहरों में भी खाने में अनाज की मात्रा घटी है और मांस, मछली, अंडा की मात्रा में इजाफा हुआ है। 2009-10 में शहरी व्यक्ति को औसतन 51.3% प्रोटीन अनाज से मिलता था, जिसकी मात्रा 2023-24 में घटकर 38.7% हो गई, जबकि मांस, मछली, अंडे से मिले प्रोटीन की मात्रा 2009-10 में 7.6% की तुलना में 2023-24 में 14.1% हो गई। अब एक ऐसी खबर का विश्लेषण जो आपकी सेहत से जुड़ी है। दौड़ भाग भरी जिंदगी और बिजी लाइफस्टाइल के बीच अक्सर लोग अपनी नींद से समझौता कर लेते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि समय से ना सोना काम के प्रति आपके डेडिकेशन को कम करता है। अगर आप भी रात में देर तक जागते हैं, मोबाइल या टीवी देखने में वक्त बिताते हैं, तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि ये आदत ना सिर्फ आपकी सेहत खराब कर सकती है बल्कि प्रोफेशनल स्किल को भी प्रभावित कर सकती है। लोगों की बेवक्त सोने की आदत पर ऑस्ट्रेलिया की मोनाश यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च की है, जिसमें करीब 20,000 लोगों पर अध्ययन किया गया। जिन लोगों पर रिसर्च की गई उन्हें 1 साल तक एक खास तरह की डिवाइस पहनाई गई। इस रिसर्च में सामने आया कि जो लोग देर रात तक जागते हैं वो दिन भर थकान महसूस करते हैं, साथ ही पूरे मन और समर्पण के साथ काम नहीं करते। इस शोध में करीब 60 लाख रातों का विश्लेषण किया गया और देखा गया कि लोगों की जल्दी सोने और जागने का डेली रूटीन पर क्या असर पड़ता है। इसमें सामने आया कि जो लोग रात को 9 बजे सो जाते थे वो अगले दिन 30 मिनट तक ज्यादा एक्टिव रहे, और जो लोग रात 1 बजे सोए वो सबसे कम सक्रिय दिखे, जबकि इसमें स्लीप आवर्स को समान रखा गया। कुल मिलाकर सोने के समय से यह तय होता है कि आपका अगला दिन एनर्जी से लबरेज रहेगा या आप डल रहेंगे। हमारे देश में एक कहावत है, जैसा अन्न वैसा मन, यानी आप जिस तरह का भोजन करेंगे वैसी ही आपकी मनोदशा होगी। खान पान का सीधा असर हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है, और अब तो विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करता है। आपका खान पान आपकी नींद की सेहत और सपनों का स्वाद बिगाड़ रहा है। कनाडा की मॉन्ट्रियल यूनिवर्सिटी में 1000 छात्रों पर एक स्टडी की गई है, जिसमें पाया गया कि डेयरी प्रोडक्ट, स्वीट्स और मसालेदार खाद्य पदार्थ नींद पर असर डालते हैं, और इस तरह की ईटिंग हैबिट से बुरे सपने भी आते हैं। जिन लोगों को डेयरी उत्पादों से एलर्जी है उनको बुरे सपने आने की संभावना ज्यादा होती है। वहीं ऐसे लोग अगर डेयरी उत्पादों का सेवन करते हैं तो उन्हें पेट दर्द, गैस और ऐंठन की समस्या होती है, और ये तकलीफें नींद खराब तो करती ही हैं बल्कि सपनों पर असर डालती हैं। मॉन्ट्रियल यूनिवर्सिटी की स्टडी में पता चला कि कौन से उत्पादों की वजह से बुरे सपने आते हैं। 31% लोगों ने स्वीट्स को बुरे सपनों की वजह बताया, 22% ने कहा कि डेयरी प्रोडक्ट जिम्मेदार हैं, 16% लोगों ने कहा कि मांसाहार से बुरे सपने आते हैं, और 13% लोगों ने कहा कि मसालेदार खाना इसकी वजह है। इस तरह का खान पान भले ही आपकी नींद खराब करता है, लेकिन कुछ चीजें नींद को बेहतर भी बनाती हैं। स्टडी में सामने आया कि रोजाना फल खाने वाले 18% लोगों ने अच्छी नींद आने की बात कही, 12% ने सब्जियों को और 13% लोगों ने हर्बल टी को अच्छी नींद का राज बताया। यानी खान पान में सुधार से जिंदगी और बेहतर हो सकती है।